जब हम अपनी पार्टी के स्टेज पर बैठते हैं तो जो आगे कोई बैठा होता है उसको कहते हैं पीछे जाओ, पीछे जाओ, पीछे जाओ। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी मुसलमान को नहीं चाहती है, वो सिर्फ ये कहती है कि अपने चुपचाप वोट हमको दे दो, चुपचाप वोट दे दो, ना दिखो, ना आओ, ना बोलो, समझे। और तस्वीर में तो यकीनन मत देखो। उसके बाद कहते हैं कि मुस्लिम वोट कहाँ गया, अब हम कहाँ से लाएं मुस्लिम वोट। कुछ ना मिले, ओहदा ना मिले, ऐशो आराम ना मिले, कुछ ना मिले, सिर्फ इज्जत मिल जाए और प्यार मिल जाए, दैट्स ऑल। अगर वो मिल जाए तो वो बहुत। हमारी अपनी कौम हमको गलत समझती है और हमारी अपनी कौम हमारे साथ खड़े होने को तैयार नहीं है, तो फिर हम किस काम के हैं? हम किसी काम के नहीं हैं। और जो एमपी बनता है तो जो स्कूल बनाने वाला है वो बन जाए तो शायद बेहतर है, और जो कभी स्कूल नहीं गया वो बन जाता है तो वो कैसा एमपी बनता है? ये एक मसला है। बहरहाल मैं दो बातें आपके सामने यकीनन रखना चाहता हूँ। जो मकासद है इस नई ऑर्गेनाइजेशंस के ICMR के, उसका जिक्र आपसे मसूद साहब ने किया, आपको तफसील से बताया। अगर हमारे पास इस वक्त यहाँ पर वो हमारे पास इक्विपमेंट होता तो हम आपको और तफसील से दिखाते भी, लेकिन इसके दो बहुत बहुत अहम मकसद हैं। एक मकसद है कि कौम और मिल्लत की खिदमत में जो कुछ कमी हमको दिखती है या जो तकलीफ़ हमें दिखती है, इसको दूर करने में हम क्या कर सकते हैं और किस तरह से हम कर सकते हैं। और इसमें सिर्फ खुद ही नहीं बल्कि और सब जमातों के साथ जुड़कर जो ऐसे ही काम में और ऐसी ही खिदमत में जुटे हुए हैं पर हमसे पहले से जुटे हुए हैं, उनके साथ किस तरह से मिलकर हम इस खिदमत को कौम और मिल्लत के लिए पेश कर सकते हैं। लेकिन हमारा दायरा यहाँ तक महदूद नहीं है, हमारा मकसद एक और भी है। हमारा मकसद ये भी है कि हिंदुस्तान के मुसलमान हिंदुस्तान के लिए क्या कर सकते हैं और क्या करना चाहते हैं, बिरादरान वतन के लिए क्या कर सकते हैं और क्या करना चाहते हैं। हमारी लड़ाई सिर्फ अपनी सिविल राइट्स की नहीं है, उस पर भी यहाँ बड़ी तफसील से गुफ्तगू हुई कि हमारी लड़ाई सिविल राइट्स की है। सिविल राइट्स पहले समझने होंगे और यकीनन सिविल राइट्स पहले समझने होंगे, और फिर सिविल राइट्स समझने के बाद उनकी जुस्तजू में किस तरह से जुटा जाता है और किस तरह से हर एक से मदद दी जाती है, वो एक हिस्सा है। दूसरा हिस्सा ये है कि हम सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरे मुल्क के लिए, पूरी मुल्क और कायनात के लिए हम कुछ करके दिखाना चाहते हैं, ताकि लोग ये कहें कि हिंदुस्तान के मुसलमानों ने पूरे मुल्क के लिए जो किया है और पूरी आवाम के लिए जो किया है वो एक बहुत बड़ा और एक बहुत बड़ा अहम काम है। तो सिविल राइट्स जिसके भी हो, यकीनन जो लोग कमज़ोर हैं और जो अपनी लड़ाई लड़ नहीं सकते, वो चाहे डिसएडवांटेज लोग हों, वो कमज़ोर लोग हों, वो माइनॉरिटी के लोग हों, वो दलित हों, वो ट्राइबल्स हों, उनको यकीनन हम मदद करना चाहते हैं। लेकिन कहीं कोई शख्स अपने आप को अकेला पाता है, हम ये नहीं पूछेंगे उससे कि तुम्हारा मज़हब क्या है, तुम्हारी ज़बान क्या है, तुम कहाँ के रहने वाले हो। हिंदुस्तानी है तो हमें उसकी मदद करनी है, इंसान है तो हमें उसकी मदद करनी है। तो कोई ये ना समझे कि मुसलमान आपस में मिले और उन्होंने अपने लिए एक जमात बना ली, कोई ये ना समझे। हम जो भी जमात बना रहे हैं वो पूरे हिंदुस्तान के सब लोगों के लिए बना रहे हैं। कहीं दर्द दिखे तो उस दर्द को हम दूर कर सकें, कि जहाँ भी अंधेरा दिखे वहाँ हम एक चिराग जला सकें, और इसको ही अपना मकसद बनाकर हम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। आपने इतने गौर से पूरी बात सुनी है, इसलिए आपसे एक इल्तिजा ये है कि हमें यकीनन चाहता था अगर वक्त और होता है कि हम आपसे गुफ्तगू करें, सिर्फ तकरीरें ना हो, हमारी गुफ्तगू हो, आप भी कुछ कहें हम भी कुछ सुनें। ऐसा नहीं हो सकता कि हम सब जानते हैं, हम तकरीर करें चले जाएं। बहुत कुछ आपके भी तजुर्बे हैं, आपको भी बहुत समझ है, बहुत गहरी समझ है, और आपके तजुर्बों से हम फ़ायदा उठा सकते हैं। तो अगर आप और हम गुफ्तगू करें, आप कुछ कहें हम सुने, हम उस पर कुछ तहरीक में लिख लें, उसके बाद फिर हम आपको जवाब दें और फिर उस गुफ्तगू को आगे बढ़ाएं, ये भी हमारा एक मकसद है। लेकिन शायद वो आज पहली मुलाकात में मुमकिन नहीं हुआ, वक्त की कमी थी। हालांकि हम लोग यहाँ 11 बजे आ गए थे, 11 बजे से अब
अब 3:45 होने जा रहे हैं। इतना लंबा वक्त था, लेकिन तब भी यहाँ आप लोगों से जो जिस किस्म की हम गुफ्तगू चाहते थे वो ना नहीं हो पाई। आपकी बात जो है बड़ी अहम है, लेकिन अयूबी साहब का इससे कुछ ताल्लुक़ है और पे मेरे बाद जलसे के ख़त्म होने से पहले वो चंद कलमात आपके सामने पेश करेंगे। ये जो आपने जो बात कही है वो मेरे दिल के बड़े करीब है, और आपको शायद ये मालूम हो या ना मालूम हो, NRC का मसला हुआ, राइट्स हुए, नॉर्थ ईस्ट में राइट्स हुए दिल्ली में, और जो कुछ पुलिस ने किया और जो कुछ हम कर सकते हैं हमने वो किया। लेकिन हमारी तकलीफ़ को NRC के वक्त और नॉर्थ ईस्ट के राइट्स के वक्त कुछ लोगों ने तिजारत का एक वो बना लिया, एक मौका बना लिया। उसमें मुसलमान वकील भी थे, उसमें गैर मुस्लिम वकील भी थे। वहाँ ये भी हुआ और ये भी कहा गया कि ये मुसलमान वकील मत लो, तुम्हें बेल नहीं मिलेगी। सही है, ये यहाँ पे भी हो रहा है सर। यहाँ भी हुआ होगा। ये भी हुआ कि आप कांग्रेस का वकील मत लो, कांग्रेस को इसका फ़ायदा मिल जाएगा। ये भी हुआ। हम लोग जो मदद भी करना चाहते थे और जहाँ मदद करने हम गए, आपको मालूम हो या ना मालूम हो, लेकिन जो FIR 59 बना था उसमें मेरा नाम भी डाला गया था। सिर्फ इसलिए डाला गया था कि जहाँ पर ये मजमा था वहाँ पर जाकर मैंने सिर्फ ये कहा कि आप अपना हक़ मांग रहे हैं, अपना हक़ मांगिए, आप कोई गलत काम नहीं कह रहे। इस चीज़ को कहा भड़काऊ भाषण है, और उन्होंने इसको भी डाला। तो ये लड़ाई हमको लड़नी है, लेकिन पहले हमें अपना जहन इस बात पर साफ़ करना होगा कि हमारे बीच में, यहाँ जिक्र हुआ था कि मुक़बिल हैं, हमारे बीच में ही वो लोग हैं जो हमें कमज़ोर करते हैं। ऐसा नहीं है कि बेल दिलाने के लिए 1-1 लाख रुपया खर्च नहीं होता है। बताया जाता है क्लाइंट को कि किसी से कुछ कहना मत, चुपचाप ये पैसा दो, जज को देना है, चुपचाप ये पैसा दो। वो जज को नहीं जाता है, वो पैसा जज को नहीं जाता है, वो वकील साहब को जाता है, और वो वकील साहब कहते हैं कि हमने तो फ्री केस किया है, हमने कुछ पैसे नहीं लिए। तो ये एक मसला है, इस पर भी अभी जब अयूबी साहब कहें आपसे गुफ्तगू करेंगे तो वो इस पर यकीनन कुछ रोशनी डालेंगे। दूसरा सर एक जी, जैसे आप लोगों ने ये चौथा आपका डेस्टिनेशन है जहाँ पे आप लोग मीटिंग ले रहे हैं, तो मेरा एक गुजारिश है कि जब भी आप यहाँ पे इस तरह कहीं पे मीटिंग लेते हैं, इसका एक मेमोरेंडम बना के प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कम से कम ब्रीफ किया जाए कि उनके नॉलेज में ये बात रहे कि इस तरह की एक तंजीम चल रही है, और खाली मुसलमानों की नहीं बल्कि देश के सभी वर्गों के लिए वो बेहतर काम करते हैं। बेशक। इट हैज़ टू बी ब्रॉट ऑन राइट। असल में देखिए, असल में हम लोग अभी ये हमारे चाइल्ड बचपन के कदम हैं। अभी हमारा वेबसाइट तैयार हो रहा है, शायद अभी तकरीबन तैयार है, वेबसाइट तैयार हो रहा है, तो हर चीज़ हम वेबसाइट पे डालेंगे। वेबसाइट पे हम लोगों को बात नहीं मालूम है और जो इसकी मालूमात होनी चाहिए वो हम डालेंगे। वो जो राइटिंग्स हैं, किताबें हैं जो आम लोगों को तक पहुंचानी चाहिए वो हम पहुंचाएंगे, और फिर इन सब चीज़ों पर मेमोरेंडम्स होंगे और हर चीज़ों पे प्रेस रिलीज़ होंगे। तो हम तकरीबन वहाँ तक पहुँच गए, लेकिन हम लोगों को आपकी मदद चाहिए कि ऐसा नहीं है कि हम ही आएँ तो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो। प्रेस कॉन्फ्रेंस आप भी कर सकते हैं। आप अगर रब्ता रखें हम लोगों से और आप हमसे कुछ मांगें, हम वो आपको दें, आप खुद इकट्ठा करें, मटेरियल हमको दे दें, उसके बाद आप भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, हम आपको ऑथराइज़ करेंगे कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारी तरफ से, कोई मसला नहीं। बल्कि हर सूबे में हम एक कमेटी बनाने की कोशिश में हैं, तो हम एक कमेटी बनाने की कोशिश में हैं हर सूबे में, ताकि वो हर चीज़ दिल्ली ना जाए, हम इंतज़ार ना हो इस बात का कि दिल्ली से जवाब आएगा तब कुछ करेंगे। वो कमेटी ही लोकल फैसले कर सकती है, और फिर हमको सिर्फ इन्फॉर्म कर दे कि हमने इस इशू को उठाकर हमने ये अपनी कोशिश कर ली है, अब इसके आगे आप कुछ कर सकते हैं तो आप करिए, फिर हमें बताइए। तो ऑल दिस विल हैपन, अगले 2-3 महीने में ये सब होगा। सर एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा कि मेरे ख्याल से किसी चीफ मिनिस्टर को ये पावर्स नहीं है कॉन्स्टिट्यूशनली या जो भी हमारे कानून है कि वो घर में बैठ के ये बता सकें कि ये कोटा में बंद कर दो, ये नासा में बंद कर दो। ये तो गलत तरीका है सर, पुलिस के कामों में डायरेक्ट इंटरवेंशन। ऐसा उनको हक नहीं है, इसके लिए कुछ किया जाए, ऐसा हक नहीं है। बट ये लड़ाई चल रही है, आपने देखा केरला में लड़ाई चल रही है, गवर्नर साहब जो हैं वाइस चांसलर हटा रहे हैं, तो वहाँ लड़ाई चल रही है, कोर्ट गया है वो मामला। लेकिन जहाँ भी इस किस्म का पब्लिक इंटरेस्ट का मामला या जो कौम के इंटरेस्ट का मामला है, उस पर हम इंटरवीन करें। अभी हमारे यहाँ बहुत अच्छे वकील दिल्ली से यहाँ आए हुए हैं, और ये लोग सब अपने
लेवल पर जो कुछ कर सकते हैं ये कर रहे हैं, लेकिन हमको थोड़ा सा कोऑर्डिनेट करने की ज़रूरत है। अब आप दिल्ली से चलकर यहाँ आएँ, सिर्फ इस इजलास के लिए आएँ और हम फिर इनसे कनेक्ट रहें और इनको हम कुछ यहाँ से इन्फॉर्मेशन देते रहें, तो इनको भी आसानी होगी, हम लोगों को भी आसानी होगी। तो ये सब अभी अयूबी साहब जब आपसे गुफ्तगू करेंगे तो इस पर आप जिक्र करेंगे। लेकिन मैं कौम के बारे में एक दर्द भरी एक बात है जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, और वो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी अदीब भाई ने इस तरफ सिर्फ एक इशारा किया था, अदीब भाई ने इशारा किया, लेकिन आज हम लोग यहाँ बैठकर हमें इस बात का एहसास है, और इसको बुरा ना माने, यहाँ भी कोई बुरा ना माने, हमको एहसास इस बात का है कि हम में से बहुत लोग रिजेक्टेड लीडर्स हैं। और हम रिजेक्टेड सिर्फ इसलिए हैं कि कोई हमें मुसलमान कहता है और इसलिए वोट नहीं देता, और मुसलमान हमें पता नहीं क्या समझता है इसलिए वोट नहीं देता। सरकारी मुसलमान, जी हाँ वही, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। जी हाँ, बट एनीवे दिस इज़ ये, लेकिन बावजूद इसके हम मायूस नहीं हैं। हम मायूस नहीं है कि अगर हमारी जनरेशन को बिल्कुल बॉयकॉट कर दिया जाता है तो हमें तब भी उम्मीद है कि अगली जनरेशन आएगी और वो उसकी लीडरशिप समझी जाएगी और उसको लीडरशिप देने का मौका मिलेगा। आज मसला ये है कि एक मुसलमान, मैं इलेक्शन लड़ता हूँ और एक मुसलमान बच्चा, 18 साल का बच्चा, 19 साल का बच्चा, 20 साल का बच्चा मुझसे कहता है कि मुझे 1000 रुपया दो तो मैं आपके लिए काम करूँ, तो मैं उसको जवाब में सिर्फ एक ही बात कह पाया कि चुपचाप 1000 रुपया ले लो, लेकिन किसी से कहना नहीं कि मैंने तुम्हें 1000 रुपये दिया है। क्योंकि जब मैं दुनिया में कहीं जाऊंगा और लोग पूछेंगे आप किसको रिप्रेजेंट करते हैं, आप किसकी नुमाइंदगी करते हैं, तो मैं किस मुंह से कहूँगा कि मैं तुम्हारी नुमाइंदगी करता हूँ, तुमने तो 1000 रुपये मुझसे लिए हैं। बट ये एक इस वक्त ज़मीनी हकीकत ये बन गई। तो इसके ओवरनाइट हमारे पास कोई सलूशन नहीं है, कोई हल हमारे पास ओवरनाइट नहीं है। धीरे हालात बेहतर होंगे, उम्मीद है हमारे ही ज़िंदगी में हो जाएं, या नहीं होंगे तो हमारी ज़िंदगी के बाद होंगे, लेकिन हालात बदलेंगे। जिस तरह से यहाँ सब ने कहा कि हालात बदलेंगे और यकीनन बदलेंगे, इसका यकीन हमें है और इसकी तरफ हम काम करने की कोशिश कर रहे हैं। और बहुत सारे लोग हैं जो अपनी अपनी जगह पर इसी के लिए काम कर रहे हैं। हम सिर्फ कनेक्टिविटी चाहते हैं कि किसी तरह से हम लोगों का एक ऐसा रिश्ता बन जाए कि जो हमारा काम हो वो एम्पलीफाई हो सके और किसी और का अच्छे काम से हम कुछ सीखें और कुछ हम चीज़ सीख कर हम दूसरे लोगों को समझाएं। और जो लोग प्रोफेशनल्स हैं, कि अभी जावेद साहब आए थे, आप हैं, जो लोग प्रोफेशनल्स हैं वो अगर एक्टिव पॉलिटिक्स में या एक्टिव सोशल लाइफ में नहीं आना चाहते हैं तो वो कम से कम हमको अपनी जगह से एडवाइस देते रहें, रास्ता बताते रहें। अब जैसे आपने जो बात करी उन लोगों की जो जेलों में बंद है, जब तक हमारे पास डेटा नहीं आता तो हम सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे तो कुछ नहीं होगा। और सुप्रीम कोर्ट के पास अगर हम जल्दबाजी में चले जाएंगे तो जो इशू आप रेज़ कर रहे हैं उस इशू को वो डिसमिस करके हमेशा के लिए ख़त्म कर देंगे, फिर दूसरा कोई जा भी नहीं पाएगा। इसलिए हमारे पास वो डेटा होना चाहिए जिस पर बहुत सूझबूझ के साथ हम सुप्रीम कोर्ट जाएं, नहीं तो हम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या जहाँ भी हो सकता है वहाँ जाएं। ये तजुर्बे सबको हैं और सब जानते हैं कि क्या होता है जब राइट्स होते हैं, क्या होता है पुलिस ऑपरेशन होता है तो क्या होता है। मतलब जहाँ ट्राइबल्स के साथ होता है या कश्मीर में होता है वो तो कुछ बात और ही है, लेकिन हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में होता है और आदमी सिर्फ सहम के डर के 200-400 रुपया खर्च करके फिर घर बैठ जाता है कि अब इसको हम रेज़ करेंगे तो ये मामला और बढ़ेगा, क्योंकि माइट ऑफ द स्टेट से लड़ना आसान नहीं है। अब वो सुप्रीम कोर्ट अपने जजमेंट्स में कह देता है कि माइट ऑफ द स्टेट वाज अगेंस्ट हिम और अब हम इनको राहत दे रहे हैं, और ये माइट ऑफ द स्टेट से कब तक लड़ते अगर हम राहत ना देते। लेकिन वो इक्का दुक्का केसेस में होता है और हज़ारों लाखों ऐसे केसेस होंगे जो बेचारा माइट ऑफ द स्टेट के सामने टूट जाता है, वो आगे जा ही नहीं पाता। तो आप लोगों से गुजारिश सिर्फ ये है कि ये कह देना काफ़ी नहीं है, कि हमारी क़यादत नहीं है, हमारे पास अच्छी क़यादत नहीं है और हमारी क़यादत जो भी रही है उसने हमें लेट डाउन किया है, ये काफ़ी नहीं है। क़यादत ढूंढिए। कोई आकर आपसे कहे कि आप मुझे कायद बना लीजिए, वो गलत है। कहने वाले तो होते हैं, हर एक
की जुस्तजू होती है, हर एक की ये ख्वाहिश होती है कि हमारी कौम हमको कुछ माने। प्रॉब्लम क्या है कि अगर मेरे बहुत सारे साथी पार्टी में हैं जो मुख्तलिफ़ कम्युनिटीज़ के आते हैं, उनको कहना नहीं पड़ता कि मेरी कम्युनिटी मेरे साथ है, उन्हें कहना नहीं पड़ता। अब समाजवादी पार्टी को ले लीजिए, समाजवादी पार्टी में किसी लीडर को नहीं कहना पड़ता कि मेरे यादव मेरे साथ है। हम बल्कि एनालाइज करके बैठते हैं कि इतने यादव हैं तो इतने यादव उनके साथ होंगे। हम हिम्मत नहीं कर सकते कि हम ये कहें कि मुसलमान हमारे साथ हैं, और अगर हम कहें कि मुसलमान हमारे साथ हैं तो वो बात सही नहीं होगी, क्योंकि मुसलमान हमारे साथ नहीं है। तो हम क्यों कहें कि मुसलमान हमारे साथ हैं? और अगर हम कह दें कि मुसलमान हमारे साथ हैं तो हम मुसलमानों के लिए और बड़ी मुसीबत खड़ी कर देते हैं। तो ये मसला कैसे हल होगा कि हमको यकीन हो कि हमारे साथ हमारी कौम है और हमारी कौम को यकीन हो कि हम उनके साथ हैं। ये मसला हल कैसे होगा? हर एक आदमी हमसे हिसाब मांगता है। अब मैं आपको बताऊं, मेरे बाद रहमान साहब माइनॉरिटी मिनिस्टर थे, और शायद आपका भी ये एक्सपीरियंस रहा होगा। जब मैं माइनॉरिटी मिनिस्टर था तो मुझसे हवाला ये मांगते थे, एक्सप्लेनेशंस मांगते थे कि आपने कहा था 20,000 स्कॉलरशिप्स होंगी, 19,000 स्कॉलरशिप्स आई हैं, अब आपका क्या जवाब है? 19,000। अब जो है वो 20,000 की 0 स्कॉलरशिप्स आती हैं और कोई बोलता नहीं है, कोई कुछ कहता नहीं, किसी से कोई कुछ नहीं कहता कि वो 0 स्कॉलरशिप्स आती हैं। और हमसे एक स्कॉलरशिप का हिसाब मांगा करते थे, एक स्कॉलरशिप का हिसाब मांगते थे। तो जो कुछ भी स्ट्रक्चर कमेटी में हमने करने की कोशिश की वो सब कुछ कामयाब नहीं हुआ, क्योंकि हम मरकज़ से सिर्फ पैसा भेज सकते थे, स्कीम भेज सकते थे, उसको अप्लाई करना और उसको इम्प्लीमेंट करना जो था वो सूबे की हुकूमत का फ़र्ज़ बनता था। अब सूबे की हुकूमत पैसा डाइवर्ट कर देती थी, जवाब हमको देना पड़ता था कि आपने कहा था इतनी स्कॉलरशिप देंगे, वो स्कॉलरशिप्स कहाँ गई। तो ये एक बहुत बड़ा मसला है। तो ये और लोगों के सामने है, उससे हमको कोई गुरेज नहीं अगर वो हमको गलत समझते हैं, लेकिन हमारी अपनी कौम हमको गलत समझती है और हमारी अपनी कौम हमारे साथ खड़े होने को तैयार नहीं है। तो फिर हम किस काम के हैं? हम किसी काम के नहीं हैं। और हमारी पार्टी हमसे ये कहती है, माफ़ करेंगे जो मैं पार्टी की बात कर रहा हूँ, लेकिन हमारी पार्टी ये कहती है कि हमें ये दिखाओ तुम्हारी कौम तुम्हारे साथ है, और हम दबे मुंह से सिर्फ यही कह सकते हैं कि आपने हमें ऐसा छोड़ा कहाँ कि हमारी कौम हमारे साथ है। ठीक है, तो हम तो दोनों तरफ से पिटते हैं, लेकिन जो कौम के लोग हैं वो ये समझते हैं कि इनके बड़े ऐशो आराम में, बताइए कितने बड़े ओहदों पर हैं, इन्हें तो परवाह ही नहीं है, गरीब की इनको परवाह ही नहीं है, इनको किसी की परवाह नहीं है। तो ये बड़ा मसला है। फिर हम सब लोगों के लिए, हम लोग जो एक्टिव पॉलिटिक्स में हैं, हमारे लिए ये मसला है कि वो साहब कहते हैं कि आप फ़र्रुखाबाद रहा करिए, ठीक है। उसके बाद वो 10 दिन बाद मुकदमा लेकर आते हैं और कहते हैं मेरा ये मुकदमा है, 302 का ही होता है हमेशा, 304 302 का होता है और उससे कम होता नहीं है। तो 376 वगैरह भी होता है कभी कभी, लेकिन वो कहते हैं गलत फंसाया है पुलिस ने। तो जब वो मुकदमा लेकर आते हैं तो मैं उनसे ये कहता हूँ कि भाई मैं अगर फ़र्रुखाबाद में ही रहूँ तो ये मुकदमा कैसे लड़ूंगा? नहीं, कहते मेरे मुकदमे के लिए आप दिल्ली रहिए, उसके बाद आप फ़र्रुखाबाद आइए। तो अब ये लेकिन ये रियलिटी है, ये रियलिटी है। और फिर एक साहब जो कभी इलेक्शन नहीं लड़े हैं, वो फहरिस्त निकालते हैं इलेक्शन के वक्त और कहते हैं आप तो ये हार गए थे, आपको तो यहाँ वोट नहीं मिला था। वो कभी इलेक्शन नहीं लड़े हैं, उनसे कभी किसी ने सवाल नहीं पूछा है, लेकिन वो पेपर निकाल के लाते हैं और कहते हैं आप तो विनिंग कैंडिडेट नहीं हैं। तो अगर विनिंग कैंडिडेट हम नहीं हैं तो कोई और अच्छा विनिंग कैंडिडेट आए, कोई मसला नहीं है, हम किसी और विनिंग कैंडिडेट को खड़ा करेंगे। लेकिन अब की लास्ट इलेक्शंस में जो हमारी पार्टी का हशर हुआ है उत्तर प्रदेश में, तो वहाँ विनिंग कैंडिडेट 2 हैं। तो हर एक, उसके अलावा हर एक जो है वो लूजिंग कैंडिडेट है, और वो सिर्फ लूजिंग कैंडिडेट नहीं है बल्कि वो डिपॉजिट लूजिंग कैंडिडेट है। तो अब हम विनिंग कैंडिडेट कहाँ से लाएं? नहीं, 2% वोट एंड 2 कैंडिडेट्स तो हम विनिंग कैंडिडेट्स ढूंढ के लाएं तो कहाँ से लाएं? क्या आप विनिंग कैंडिडेट लेके आइए, विनिंग कैंडिडेट कहाँ से लाएं? ये ऑल दिस विल हैव टू बी कंसिडर्ड। हमारी कौम को इस पर गौर करना पड़ेगा। स्कूल बनाना, कॉलेज बनाना, अच्छे काम करना, इट्स एब्सोल्युटली इंडिस्पेंसिबल, वो तो करना ही करना है। और जो लोग स्कूल बनाते हैं उस उम्मीद में नहीं बनाते हैं कि अब मैं MP बन जाऊंगा क्योंकि मैंने स्कूल बनाया है। वो स्कूल बने और स्कूल बना रहे और अच्छा रहे, वही काफ़ी है। MP बनने की कोई ज़रूरत नहीं है।
लेकिन कोई ना कोई तो एमपी बनता ही है, और जो एमपी बनता है तो जो स्कूल बनाने वाला है वो बन जाए तो शायद बेहतर है, और जो कभी स्कूल नहीं गया वो बन जाता है तो वो कैसा एमपी बनता है? ये एक मसला है। तो ये, और अब एक और बड़ा मसला हो गया है। अब इस वक्त जो मसला है, देखिए मैं खुलकर आपसे ये बात कह रहा हूँ, इस वक्त जो मसला है वो ये है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी मुसलमान को नहीं चाहती है। वो सिर्फ ये कहती है कि अपने चुपचाप वोट हमको दे दो, चुपचाप वोट दे दो, ना दिखो, ना आओ, ना बोलो, समझे? और तस्वीर में तो यकीनन मत देखो, और स्टेज पे यकीनन मत देखो। अब यहाँ सारे मुसलमान बैठे हुए हैं, लेकिन जब हम अपनी पार्टी के स्टेज पर बैठते हैं तो जो आगे कोई बैठा होता है उसको कहते हैं पीछे जाओ, पीछे जाओ, तो आगे कोई मुसलमान दिखते ही नहीं है। उसके बाद कहते हैं कि मुस्लिम वोट कहाँ गया, अब हम कहाँ से लाएं मुस्लिम वोट? तो बेचारे जो वोट देने वाले हैं उन्होंने कहा बेहतर ये कि हज़ार रुपए मांग लो, वोट तो इन्हें देने ही नहीं है, 1000 रुपये ले लो, कम से कम हमारा तो काम बन जाएगा। ये मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि इन सब चीज़ों पर भी गौर करना होगा। बड़ी अच्छी बातें कही गई हैं, और वो मंसूबे जो हैं वो यकीनन बहुत अहम मंसूबे हैं, और उन पर हमें कंसंट्रेट करना चाहिए। और मैं तो ये मानता हूँ कि मेरी जो जनरेशन है उसको इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए कि अब हमें कुछ नहीं मिलेगा, एंड वी शुड बी हैप्पी। हमारे बहुत सारे साथी हैं जो इस बात पे नाराज़ हो जाते हैं कि हमें कुछ नहीं मिलेगा। वी शुड बी हैप्पी कि हमें कुछ नहीं मिलेगा, इसलिए कि हमें बहुत कुछ मिला है। अब देने का वक्त है तो हम देते रहें, और हम देते रहेंगे तो कुछ ना कुछ हो ही जाएगा, और कुछ ना कुछ किसी और को मिल ही जाएगा। बट वी हैव टू बी रेडी फॉर दिस। लेकिन कुछ ना मिले, ओहदा ना मिले, ऐशो आराम ना मिले, कुछ ना मिले, सिर्फ इज़्ज़त मिल जाए और प्यार मिल जाए, दैट्स ऑल। अगर वो मिल जाए तो वो बहुत है। तो इसलिए इन्हीं अल्फाज के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। आप लोग यहाँ आए, मैं शुक्रगुज़ार हूँ।